Hello, welcome back. We are doing chapter 5 sensory attentional and perceptual processes. और इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं. हम इसमें ऑडिटरी सेंसेशन भी कवर कर चुके हैं. अटेंशनल प्रोसेसेस है जो हम इसमें कर रहे हैं. और इसमें भी आज हम लास्ट वाला पढ़ने वाले हैं, सस्टेन्ड अटेंशन. ठीक है, इससे पहले हम सेलेक्टिव अटेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं. इससे प्रीवियस वीडियो में आपको लेक्चर मिल जाएगा. और आज हम पढ़ने वाले हैं सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में. नाउ जैसे सेलेक्टिव अटेंशन के बारे में हमने बात करी थी. सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता था? जो कि कंसर्न करता था कि किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुली को कैसे फोकस करे, कैसे सिलेक्ट करता है हमारा ब्रेन. तो वो होता था सेलेक्टिव अटेंशन, राइट. दैट हाउ आर पर्टिकुलर स्टिमुली इज डिटेक्टेड बाय आवर ब्रेन कि इस पे फोकस करना है, इसको अटेंशन देना है. लेकिन अटेंशन देना ही तो काफ़ी नहीं होता ना. अटेंशन देने के बाद कैसे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या फोकस करना है, कितनी देर के लिए, कितनी प्रोलॉन्ग्ड अटेंशन आपकी रहेगी. ठीक है, कितना टाइम आप उस पे फोकस रह पाओगे, कितना टाइम आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे या कोई भी काम आप कर पाओगे. दैट इज व्हाट इज सस्टेन्ड अटेंशन इज ऑल अबाउट. इट इज अबाउट विजिलेंस. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. ठीक है, अब तो जैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है, ठीक है, दिवाली के टाइम पे या वैसे भी आपने बहुत बारी मार्केट प्लेसेस पे भी आपने अनाउंसमेंट इस तरीके की सुनी होगी कि थोड़े विजिलेंट रहें. या फिर मेट्रो में, मेट्रो स्टेशंस पर, मार्केट्स में, बहुत सारी जगह पे होता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा चौकन्ने रहें, अपने आसपास क्या हो रहा है वो आप ध्यान रखें. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स या रडार रीडर्स जो होते हैं, अब इनका जॉब ही ऐसा है कि इनको सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, दे नीड सस्टेन्ड अटेंशन. वाई? बिकॉज जैसे यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल जो ट्रैफिक पुलिस होती है, ठीक है, आपका यहाँ पर लैंड पे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या करते हैं. अब वहाँ ऊपर आसमान में तो कोई सड़कें बनी हुई नहीं है. ठीक है, सो हाउ दे कंट्रोल ट्रैफिक कि भाई एक फ्लाइट आ रही है, दूसरी फ्लाइट जा रही है, कितनी सारी फ्लाइट्स आ रही जा रही हैं, तो कहीं कुछ क्रैश ना हो जाए, इसलिए दे हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट. मतलब उनको एक सस्टेन्ड अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है. वो अपने स्क्रीन पर, अपनी मॉनिटर पे, स्क्रीन पर देखते रहते हैं कि मतलब कैसे एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है, क्या रूट्स हैं, क्या है. ठीक है, एंड दे जो पायलट्स होते हैं दे आर इन टच विद देम. ठीक है, तो ये अगर वो नहीं कर पाएंगे तो बहुत फेटल हो जाएगा. फेटल मतलब किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी की जान पे बनाएगी, कितने सारे लोगों की. तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गए, रडार्स रीडर हो गए, ऐसे ही जो जितने भी हमारे आर्मी में होते हैं, डिफेंस फोर्सेस में होते हैं, दे नीड सस्टेन्ड अटेंशन, राइट. सो सस्टेन्ड अटेंशन मतलब उनको काफ़ी, दे हैव टू डील विद अ ग्रेट डील ऑफ विजिलेंस इज रिक्वायर्ड इन सर्टन सिचुएशंस. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि इन बहुत सारे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चौकन्ना और विजिलेंट होने की ज़रूरत होती है. ना कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सस्टेन्ड अटेंशन को. क्या फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर होता है आपकी सेंसरी मोडालिटी. ना आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में हम सेंस मोडालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जितने भी हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन सबकी सेंसरी मोडालिटी होती है. तो वो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी ऑडिटरी है ना, ऑडिटरी सेंस मोडालिटी ज़्यादा हमारा ध्यान अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू द विजुअल वन. ठीक है, सो परफॉर्मेंस जो है इस पर बहुत डिपेंड करता है. मतलब अगर आपको कोई एक बेल सुनाई देगी तो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा बजाय विजुअल्स पे, कि यार ये एकदम से आवाज़ आई, मान लो अभी आप पढ़ रहे हो तो एकदम से कुछ आवाज़ आई, तो आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा कि जितनी जल्दी आपका अटेंशन खींचेगी वो आवाज़, साउंड, उतना जल्दी कोई विजुअल शायद ना आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचे. ठीक है, सेकेंड होता है क्लैरिटी ऑफ स्टिमुली. क्लैरिटी ऑफ स्टिमुली मतलब हाउ इंटेंस या हाउ लॉन्ग लास्टिंग दैट स्टिमुली इज. मान लो आपने कोई आवाज़ सुनी, अब वो बहुत इंटेंस या बहुत शार्प आवाज़ थी, तो ऑब्वियसली उसकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा थी और कितना लॉन्ग लास्टिंग थी. मतलब कि भाई बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है. किसी की गाड़ी का हॉर्न है मान लो, ठीक है, और वो एकदम बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, तो वो ज़्यादा आपका ध्यान खींचेगा ना अपनी तरफ. ठीक है, एक बारी बीप हुआ कुछ भी, ठीक है, एक बारी बीप हुआ तो वो इतना ध्यान नहीं जाएगा आपका. लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है तो ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा. ऐसे ही थर्ड फैक्टर होता है टेम्पोरल अनसर्टेनिटी. नाउ टेम्पोरल अनसर्टेनिटी क्या होता है? ये टेम्पोरल आपके ब्रेन वाला टेम्पोरल हिस्से की बात नहीं हो रही है. ठीक है, दिस इज नॉट द टेम्पोरल लोब, दिस इज अबाउट टाइम. ठीक है, इस यहाँ पे टेम्पोरल का मतलब है टाइम. मतलब अगर कोई रेगुलर इंटरवल्स के बाद आपकी स्टिमुलस जो है वो बज रहा है, मान लो कि हर 5 मिनट बाद आपका अलार्म बज रहा है,
ठीक है, किसी भी चीज का अलार्म बज रहा है, तो आपका ध्यान हर 5 मिनट बाद वो अपनी तरफ खींच रहा है। आपको पता है यार हर 5 मिनट बाद इसने बजना ही बजना है, या कुकर की सीटी है, आपको पता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद विसल आ रही है लगातार, लेकिन मान लो एक विसल आने के बाद आपने गैस पे कुकर रखा हुआ है और वो दूसरी विसल आई ही नहीं। आपको पता है कि भाई एक बार विसल आना शुरू हो जाए तो फटाफट 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 विसल्स आती हैं, तो आपका एकदम से ध्यान जाएगा कि बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, तो आपका अटेंशन है वहां पर, ध्यान है, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि यार ये विसल बजनी चाहिए, सेकंड विसल आई क्यों नहीं अभी तक। तो टेम्पोरल अनसर्टिनिटी भी जो है एक फैक्टर होता है। अगर रेगुलर इंटरवल पे कोई चीज हो रही है, कोई अकर हो रहा, कुछ चीज अकर हो रही है, तो वो ज्यादा हमारा ध्यान उसकी तरफ रहेगा, वी विल बी एबल टू अटेंड इट, हम अटेंटिव रहेंगे उसके लिए, रादर देन कि इरेगुलर इंटरवल्स पे हमें पता ही नहीं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो व्हेन टू एक्सपेक्ट वी डोंट नो। तो इसलिए वहां पे सस्टेन अटेंशन थोड़ा मुश्किल होता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है स्पेशल अनसर्टिनिटी। नाउ स्पेशल अनसर्टिनिटी की क्या बात है, यहाँ पे वो बात करें स्पेस के बारे में, ठीक है। ये चंद्रयान वाला वो वाला स्पेस नहीं है, ये स्पेस मतलब गैप, कितना गैप भी नहीं, मतलब कितना डिस्टेंस है, ये बात हो रही है डिस्टेंस, ठीक है। स्पेशल अनसर्टिनिटी मतलब कोई एक फिक्स प्लेस पे मान लो, ठीक है, मान लो कि आप मतलब एक बैक डोर है, एक फ्रंट डोर है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समबडी, तो आपको पता है, अगर तो आपको पता है कि इसी डोर से उसने एंट्री लेनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन कि वो इसी डोर से आएगा, लेकिन भाई वो यहाँ से भी आ सकता है, वो यहाँ से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, तो फिर वहां पे अनसर्टिनिटी इज वेरी हाई, तो यू डोंट नो, तो इतना अटेंशन सस्टेन रहता भी नहीं है। बट अगर आपको लोकेशन फिक्स होएगी, अगर आप एक फिक्स प्लेस होएगी, आपको पता होएगा, देन यू विल बी रेडिली, यू कैन रेडिली अटेंड दैट स्टिमुली, जो भी स्टिमुली होएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कोई लोकेशन होती है या कोई फिक्स प्लेस होती है, तो अगर हमें उसके बारे में पता है तो वो अनसर्टिनिटी नहीं होती है, तो वी आर एबल टू अटेंड इट मोर नाइसली। बट अगर अनसर्टिनिटी हाई होती है तो एज यूजुअल जैसे टेम्पोरल में था, तो जितनी अनसर्टिनिटी होगी उतना ही डिफिकल्ट होगा टू अटेंड, ठीक है। तो जितनी हाई अनसर्टिनिटी होगी उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा हमारे लिए उसको अटेंड करना, ठीक है। नाउ अब अटेंशन, इससे पहले देखो, इससे पहले कि हम यहाँ आते हैं अटेंशन की जो इम्प्लीकेशंस की बात करें, आप एक बात समझ लो कि हमने इससे पहले सस्टेन्ड अटेंशन हमने ये पढ़ लिया, और इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा अटेंशन पढ़ा था, सेलेक्टिव अटेंशन, राइट। सेलेक्टिव अटेंशन पढ़ा था इससे पहले और सस्टेन पढ़ लिया। और तीन तरीके के अटेंशन मैंने आपको बताए थे, एक अटेंशन था डिवाइडेड अटेंशन। नाउ डिवाइडेड अटेंशन सिंपली था कि भाई दो चीजों में आप डिवाइडेड हो, आपका ध्यान एक तरफ है नहीं, ठीक है। डिवाइडेड अटेंशन का सिंपली क्या मतलब था, तो इन द केस ऑफ डिवाइडेड अटेंशन क्या था कि मान लो आप शूलेस बांध रहे हो अपने स्कूल के लिए, ठीक है, आप लेट हो रहे हो, आप शूलेस बांध रहे हो, उधर से आप कुछ नाश्ता भी कर रहे हो, तो आपके एक हाथ में मतलब आपके माउथ में फूड है, ठीक है, आप वो भी च्यू कर रहे हो, आप लेस भी बांध रहे हो, उधर से मम्मी आपकी कुछ पूछ रही है कि आपने लंच रखा कि नहीं, या कोई किताबी व्हाटएवर कॉपी वो रखा कि नहीं रखा आपने, ठीक है, उधर से आप उनकी बात सुन रहे हो, उनको भी जवाब दे रहे हो। तो डिवाइडेड अटेंशन मतलब कि एक टाइम पे जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट डिवाइडेड अटेंशन इज, ठीक है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू मल्टीटास्किंग। नाउ इसमें डिवाइडेड अटेंशन में उतना कंसंट्रेशन और फोकस नहीं होता, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी होती हैं चीजें, ठीक है। तो यही था आपका डिवाइडेड अटेंशन। अब बात करते हैं अटेंशन हैज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की। आई थिंक डिवाइडेड अटेंशन के स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने कहीं पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में भी एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ ही दिया हुआ है, दैट्स इट। अटेंशन हैज अ सेवरल इम्प्लीकेशन। अब इतना जो हम अटेंशन के बारे में, अटेंशन को अटेंशन दे रहे हैं हम इतना, क्या सच में अटेंशन की इतनी जरूरत भी होती है? इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आफ्टर ऑल है क्या? इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बिल्कुल होती है। अगर जैसे हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे, तो जो आपके रोड पे ट्रैफिक पुलिस होती है, ठीक है, उनका काम क्या होता है, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करे तो वो फटाफट उसको, उनको भी कितना अटेंटिव रहना पड़ता है कि वो पहचान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ना एक कंसेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन सिर्फ एक नाम है जो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो है जॉर्ज ए मिलर। नाउ ये याद रखना, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू टेक साइकोलॉजी फर्दर फॉर योर एमए, बीए, मतलब ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में अगर आपको ये करना है साइकोलॉजी, देन यू विल स्टडी इन द डिटेल अबाउट द थ्योरी,
ठीक है, मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में आपको डिटेल में इनकी थ्योरी पढ़ने के बारे में मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, सिर्फ उनको बताया हुआ है कि जॉर्ज ए मिलर ने 7 प्लस और -2 की थ्योरी दी थी। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स में उनको पता चला, जो हमारी थोड़ी सी मेमोरी होती है, जितना हम याद रख पाते हैं वो है 7 प्लस -2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इतना। तो 7 + 2 करोगे तो टोटल हो जाएगा 9 और 7 - 2 करोगे तो हो जाएगा 5। तो मतलब 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो इतना हमारा जो है कैपेसिटी होती है। और कुछ जो है एक्सेप्शन केसेस में हम इससे ज़्यादा नंबर भी याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल नंबर बहुत इजी है, मान लो समथिंग लाइक 9999, 4 बार तो 9 ही आ गया, बीच में कुछ आ गया 3611, फिर यहाँ पे भी नंबर रिपीट हो गया। इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस नंबर, ठीक है। इस केस में कुछ केसेस में हम 10 डिजिट तक भी जैसे मोबाइल नंबर होते हैं हम याद कर लेते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से जॉर्ज ए मिलर ने बोला, अपने काफी सारे इन्होंने मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्होंने ये पाया कि 7 + -2 का जो होता है, ठीक है, 7 + -2 जो है, दिस इज द रेंज, मतलब जो जितना हम इजीली याद कर सकते हैं और इतना ही हमारा अटेंशन स्पैन होता है। एंड दिस इज द रीजन कि जो यहाँ पर नंबर्स होते हैं गाड़ियों के, वो कुछ ऐसे होते हैं ना, DL मतलब रिप्रेजेंटिंग दिल्ली, फिर कुछ इनका जिस भी अथॉरिटी से आपका नंबर होता है 4C या जो भी होता है, और फिर जो है नंबर होता है आपकी गाड़ी का नंबर। तो ये 4 डिजिट क्यों होता है? वाई इट इज 4 डिजिट? बिकॉज इट इज ईजी फॉर एनीबडी। जो ट्रैफिक पुलिस होती है, अगर आप कोई ट्रैफिक रूल वायलेशन कर रहे हो तो उनके लिए ये नंबर याद करना ईजी है। अगर वो दिल्ली में खड़े हैं, उनको ये दिख रहा है दिल्ली की गाड़ी है, ठीक है, उन्होंने मुश्किल से ये 4 डिजिट नंबर याद करने हैं गाड़ी के, मतलब दे आर सो ट्रेन। तो और उसके बाद आपके घर पे ही आ जाएगा आपका चालान, ठीक है। तो अटेंशन का और इन सब चीजों का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। अगर आपको याद हो कि पहले ब्लैक हमारी नंबर प्लेट्स होती थी, ब्लैक पे येलो कलर से लिखा होता था नंबर, लेकिन अब व्हाइट के ऊपर लिखा होता है ब्लैक से, ठीक है। क्यों? ये भी इसीलिए कि इजी हो जाए, ठीक है, इजी हो जाए, एकदम ध्यान हमारा चला जाए उस पे और हमारे लिए इजी हो नंबर पहचानना, मतलब हमारे लिए नहीं, ट्रैफिक पुलिस के लिए। सो अटेंशन के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। अब बात करते हैं एक डिसऑर्डर की, जो कि है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम ADHD भी बोलते हैं। नाउ इफ यू गाइज अगर आप जब अपने बैचलर्स में, मास्टर्स में आप जब अपनी स्पेशलाइजेशन करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी करनी है या काउंसलिंग साइकोलॉजी करनी है, क्या करना है। अगर इफ यू चूज क्लिनिकल साइकोलॉजी ओवर रेस्ट ऑफ द टू, देन यू विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से एक का जिक्र ये अभी कर रहे हैं। ये इतना सा ही नहीं है जितना सा आज हम आपकी बुक में पढ़ने वाले हैं, इट्स मच मोर इन डिटेल, बहुत ज़्यादा लेंथ में। लेकिन यहाँ पे आपको अगेन, बिकॉज 11th क्लास है, आपका फर्स्ट ये सब्जेक्ट है, तो सिर्फ यहाँ पे हर चीज़ का इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। बट इफ़ यू डिसाइड टू टेक क्लिनिकल साइकोलॉजी फर्दर, तो ऑफ कोर्स फिर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। ADHD होता क्या है? ADHD एक बहुत ही कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर है, मतलब हमारे बिहेवियर में जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा ब्रेन में आपको चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे, मतलब मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर है। ज़्यादातर ये बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में नहीं होता। अगर आप बच्चों में इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ों तक भी जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर होता है इसका इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी मतलब जिनको बहुत जल्दी मची रहती है हर चीज की, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इम्पल्सिव। कोई डिसीजन मेकिंग करना है उसमें इम्पल्सिविटी दिखाएंगे, कोई काम करना है उसमें हपड़ तपड़ करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ, कुछ भी टिक के तो वो कर ही नहीं सकते। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी मतलब कुछ लोग जैसे अपने पाँव हिलाते रहते हैं ना,
टिक के बैठ ही नहीं सकते, बैठे भी होंगे तो अपने लेग को शेक करते रहेंगे, जो उनका फुट है उसको हिलाते रहेंगे, पेन है हाथ में पेन से खेलते रहेंगे, या मतलब कुछ ना कुछ उनको मोटर एक्टिविटी सिंपली मीन कि जब मोटर मूवमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी बॉडी की, कुछ ना और कुछ नहीं मिलता तो कई लोग तो बार बार बस राइट पे लेग लेफ्ट चढ़ा के बैठेंगे, फिर 10 मिनट बाद फिर दूसरा ऑपोजिट कर लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हिलते रहेंगे, टिक के आराम से शांति से बैठ नहीं सकते वो। इनएबिलिटी टू अटेंड किसी भी चीज को, ऑब्वियसली जब उनको इतना ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है उनमें, तो वो उनको किसी भी चीज को अटेंड करने के लिए दिक्कत होता है ना। डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, एनी पर्सन हु हैज एडीएचडी उनको फोकस करने में, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगेन द रीजन बीइंग कि वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। देखो हाइपर एक्टिविटी में आपका मोटर एक्टिविटी, इनएबिलिटी ट्रेंड, ये सब चीजें आ जाती है। जब तक हम बड़े होते हैं तो बहुत सारे बड़ों में आपको हाइपर एक्टिविटी तो मिसिंग मिलेगी, हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, वो टिक के तो बैठ जाते हैं, लेकिन अटेंशन डेफिशिएट होता है। अटेंशन डेफिशिएट होता है मतलब कि वो कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं सकते, फोकस नहीं कर पाते, उनका दिमाग इधर उधर भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, कभी कुछ थॉट आ जाएगा, कभी कुछ थॉट आ जाएगा, इस तरीके से। तो बच्चे फिर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, एज अ रिजल्ट फिर उनका इसका असर उनकी पढ़ाई पे पड़ता है और पुअर रिजल्ट्स आते हैं। अगर ये मैनेज नहीं किया जाए प्रॉपरली तो ये अटेंशन डिफिकल्टीज परसिस्ट करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और फिर ये चिल्ड्रन से एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से एडल्ट ईयर्स तक भी आती हैं। ये डिसऑर्डर कॉमनली जो देखा गया अभी तक एज पर द स्टैटिस्टिक्स, ये बॉयज में ज्यादा कॉमन है रादर देन गर्ल्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका उन्होंने दिया हुआ है कि वही आगे इसके फीचर्स ही बताए हुए हैं कि हाईली डिस्ट्रैक्टेबल होता है चाइल्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। ऑब्वियसली जब वो उनका अटेंशन ही नहीं है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत चुन्नू सा है, बहुत छोटा सा है, तो वो कैसे फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस? मैम को इंस्ट्रक्शन दे रही है लेकिन वो तो अपनी हरकतों में बिजी है, ठीक है, इधर उधर बच्चा बिजी है खेलने में, मैम मैं आई गो टू टॉयलेट, मैम मैं वॉशरूम चला जाऊं, मैम मैं इससे पेन ले लूं, मैम मेरी कॉपी इसके पास है। समझ रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं ना जो मैम को मतलब बार बार मैम मैम करके मैम को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद तो होते ही होते हैं, और मैम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो खुद उठ के पीछे चले जाएंगे, दूसरों बच्चों को भी डिस्टर्ब करेंगे। उन बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि जो सारी ऐसी हरकतें करते हैं सबको एडीएचडी है। ये डायग्नोस करने पे ही पता चलता है, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर सकता है। तो कहीं आपके फ्रेंड में अगर कोई ऐसा बंदा है तो ये नहीं कि आप उसको एडीएचडी बोलने लग जाओ कि उसको एडीएचडी है, ठीक है। डोंट यूज सच वर्ड्स जस्ट लाइक दैट, डोंट थ्रो अवे दीज वर्ड्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। किसी की पर्सनालिटी के साथ या किसी के साथ ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए अनटिल एंड अनलेस उनको प्रॉपर डायग्नोस मिला हुआ। बीइंग अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और साइकोलॉजिस्ट अगर आपको बनना है देन इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। यू शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स सच थिंग्स। अच्छा चलो आगे चलते हैं। नेगेटिवली व्यू करते हैं कई लोग उनको, ठीक है, पेरेंट्स का उनका अच्छा रिलेशन नहीं होता है, दे डोंट गेट अलोंग वेल विद देयर पेरेंट्स। व्हाई? बिकॉज पेरेंट्स को लगता है ये तो हमारी कोई बात नहीं मानता, इसको कितना भी पढ़ा लो, कितना भी प्यार से समझा लो, डांट से समझा लो, कुछ भी कर लो, ये सुनता ही नहीं है, टिक के बैठता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, उनको अभी पता ही नहीं है कि उसको एडीएचडी है, ठीक है। नेगेटिवली व्यू करते हैं उनके पीयर्स भी कि यार ये बहुत ज़्यादा ना हपड़ तपड़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको जल्दी रहती है, हर चीज़ की इसको जल्दी रहती है, यार लेट्स नॉट प्ले विद हिम और हर और वट एवर, ठीक है। दे ऑफ कोर्स डू पुअरली इन देयर स्कूल, दे शो डिफिकल्टीज इन रीडिंग एंड लर्निंग। जहाँ पे भी अगर टिक के बैठ के करने वाला काम है, जैसे मैथ्स है, कुछ है, कोई रीडिंग का काम है, कोई लर्निंग है, तो उनको इन सब चीज़ों में डिफिकल्टीज होती है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि देर इज नो डेफिशिएट इन देयर इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आईक्यू का लेवल लो है, ऐसा नहीं है, उनका आईक्यू बिल्कुल परफेक्टली फाइन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ एडीएचडी वो टिक के बैठते ही नहीं है, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते ही नहीं है, तो जितना कम पढ़ते हैं फिर कम ही मार्क्स आते हैं, ठीक है। इसके कॉजेस क्या होते हैं? एक सबसे बड़ा जो मेन कल्प्रिट है वो है आपका डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स बोले तो फूड कलरिंग, ठीक है, जो भी आप ऐसे फूड कंज्यूम करते हो जिसमें फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको सुंदर सुंदर दिखाने के लिए, जैसे केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, मार्शमेलोज, कैंडीज, जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है, मतलब प्रॉपरली साइंटिफिक प्रूफ के साथ उसको डॉक्यूमेंट किया गया है रिसर्चेस के साथ, ठीक है। ऐसी रिसर्चेस हमें बताती हैं। अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर की, तो घर का एनवायरनमेंट, फैमिली पैथोलॉजी, भाई कुछ लोग बोलते हैं ना पापा भी इसके ऐसी हैं, इसके पापा भी टिक के नहीं बैठ सकते, इसके पापा भी ऐसी हैं, फलाना ढमकाना, तो मतलब फैमिली पैथोलॉजी भी है।
वो रिलायबल। और अभी करंटली अगर देखा जाए तो एडीएचडी को बात करें तो मल्टीपल कॉज एंड इफेक्ट है, मल्टीपल कॉज एंड इफेक्ट। और इसका एक कॉज मैं अगर आपको बता दूं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो, ठीक है, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़े कल्प्रिट है आजकल के टाइम पे। वाई? क्योंकि छोटी छोटी आपको इंस्टाग्राम पे आई गेस 90 सेकेंड्स की रील आप बना सकते हो, और ऐसे ही वो जो टिकटॉक है आपका, ठीक है, वो भी, और ये यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं इस तरीके के। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आपका अटेंशन स्पैन कम करती जा रही हैं। कैसे? क्योंकि आपको 90 सेकेंड्स के अंदर लोगों में पेशेंस ही खत्म होती जा रही है। उनको चाहिए कि 90 सेकेंड के अंदर कुकिंग वीडियो है तो कुकिंग, फलानी कोई भी इन्फॉर्मेशन की वीडियो है वो भी, मतलब कुछ भी है ना, 90 सेकेंड्स के अंदर हमें दिखाओ रील में और ख़त्म करो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हमारा अटेंशन है ही नहीं। इससे ज़्यादा कुछ भी बड़ा होता है, कुछ भी डिटेल होता है, कुछ भी समझना पड़ता है तो हम जंप कर देते हैं एक से दूसरे चीज़ के ऊपर। वाई? बिकॉज हम टाइम देना ही नहीं चाहते चीज़ों को, हमारा अटेंशन स्पैन ही इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी कल्परेट है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एक ड्रग, मतलब एक मेडिसिन होती है रिटालिन, ये जो है थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इसके नेगेटिव और साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या है कि ये सप्रेशन करते हैं नॉर्मल ग्रोथ के अंदर और हाइट के अंदर और वेट के अंदर बच्चों के। मतलब किसी किसी बच्चे की नॉर्मल हाइट पकड़ नहीं पाते, जो उसकी मम्मी पापा की हाइट अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन उसको ये मेडिसिन मिल रही है, इसकी वजह से उसकी हाइट अच्छी नहीं हो पाती और हाइट कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। ऐसे ही वेट का भी होता है, ठीक है, ओवरऑल जो ग्रोथ होती है जो उनकी, वही रुक जाती है। तो ये इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट है। तो अगर मेडिसिन नहीं तो फिर क्या? तो फिर एक है बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या? कि दोबारा से उस बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने बच्चे को बोला कि आप ये पेज पूरा पढ़ लो या आप ये एक चैप्टर खत्म कर लो एंड देन वी विल गो आउट एंड प्ले, फिर आप 2 घंटे खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 2 घंटे खेलने का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे फोन हाथ में थमा दो उसको। फोन हाथ में थमा दोगे फिर ही इज गोइंग टू स्क्रॉल, फिर कोई फायदा नहीं है इस तरीके की। ये कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं हुआ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपको बोल दिया गया है कि आप ये एक चैप्टर पूरा खत्म कर लो अच्छे से, या एक अपना टॉपिक पूरा खत्म कर लो अच्छे से, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर एंड ऑल, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास 2 घंटे हैं, आप बाहर खेलो, कूदो, मस्ती मारो, जो मर्जी करो, कुछ नहीं करना तो सो जाओ। लेकिन डोंट ये फोन चलाओ वलाओ वाला तो रीइंफोर्समेंट मेरे को पॉजिटिव लगता नहीं है एनीवेज, ठीक है। तो इस तरीके की रीइंफोर्समेंट मतलब कि वो बच्चा फिर कोशिश करता है कि वो टिक के बैठे और जो जितना उसको काम दिया है वो करे, ताकि क्या करते हैं उसको पॉजिटिवली उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग। कॉग्निटिव बिहेवियर, अब जहां ये वर्ड आ जाता है कॉग्निटिव, वहां आपके थॉट्स पे काम करने की बात हो रही है, ठीक है, ये बात याद रखना। कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग मतलब इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट तो होगा ही होगा, प्लस कॉग्निटिव एस्पेक्ट मतलब आपके थॉट्स। अब कोई बच्चा है, अगर उसका बार बार उसका अटेंशन कहीं और जा रहा है तो क्या करना होता है, मतलब उनको सेल्फ इंस्ट्रक्शंस की, वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब खुद को बोलो स्टॉप, ठीक है, अपने आप को बोलो स्टॉप। अगर आपका ब्रेन कह रहा है अरे छोड़ना यार, लेट्स जस्ट डू दिस, 10 मिनट हो तो गए, 5 मिनट हो तो गए, एकदम से आपको याद आ जाएगी अरे हाँ मुझे मम्मी से ये वाली बात पूछनी थी, ये बात करनी थी, ठीक है। या आपका ब्रेन बोलेगा चलो मेरे को वॉशरूम जाना है, या लेट मी जस्ट, अच्छा बड़ी नींद आ रही है यार, चलो फेस वॉश कर लेते हैं, चलो पानी पी लेते हैं, अच्छा मेरा पेन कहाँ गया, अच्छा मेरा ये, फालतू की चीज़ों में आपका मन आपको उलझाएगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, स्टॉप। अपने आप को वर्बली बोलना है, मन में नहीं बोलना स्टॉप, आपको ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रही हूँ, वर्बली मुंह से बोलना है आपको ऐसे, ये नहीं अपने मन में बोल रहे हो, अपने मन को बोल रहे हो स्टॉप, मन में ही बोल रहे हो तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही बोलो स्टॉप, आई नीड टू फोकस, ओके, आई नीड टू फिनिश दिस, एंड ये फिनिश करे बिना आई एम नॉट गेटिंग अप। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज व्हाट वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट। और ADHD चिल्ड्रन में इन चीज़ों का मतलब बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शन, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ये काम करते रहे तो रिलेटिवली स्टेबल हो जाते हैं वो, एज कम्पेयर टू जैसे वो पहले थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं
जो आपके साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी आपको बताते हैं, और ये आप ट्राई कर सकते हो अपने लिए। पोमोडोरो टेक्निक आपने सुनी होगी कि वेयर आप 20 मिनट्स की स्टडी करते हो और उसके बाद ब्रेक लेते हो, फिर आप 20 मिनट्स की स्टडी करते हो, फिर ब्रेक लेते हो, कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना। तो ये पोमोडोरो टेक्निक भी आपके साथ हेल्प कर सकता है। आप एक अपने फ़ोन पे अलार्म लगा लो 20 मिनट्स का, और 20 मिनट्स के लिए बस आप अपने आप को बोलो कि जस्ट 20 मिनट्स आई हैव टू सिट विथ फुल कंसंट्रेशन, उसके बाद मैं उठूंगा, उससे पहले तो नहीं उठने वाला, कुछ भी हो जाए। जिनको हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन की अगर जहां तक बात है, अटेंशन डेफिसिट की है, तो वहां कॉग्निटिव बिहेवियर भी ये हो सकता है कि यार वर्बल इंस्ट्रक्शंस अपने आप को दो, स्टॉप बोलो अपने ब्रेन को, एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग। सो ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर यू। और इसके प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, 4th चैप्टर तक के। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 5th चैप्टर का भी, इससे प्रीवियस सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जैसा भी आपको ये वीडियो लगा हो, मतलब अच्छा लगा, समझ आया, नहीं समझ आया, जो भी है, आप अपना फीडबैक ज़रूर देना मेरे को। और अगर आपको अच्छा लगा देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।